बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो वेव्स का एंड ऑप्टिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसको। इससे पहले हम बेसिक्स जो है वेव्स की वो पढ़ चुके हुए हैं। कुछ लॉज हमने वेव्स के बारे में पढ़े थे, कुछ उसकी टाइप्स और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी। आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट हम करेंगे लाइट एज अ वेव। तो इसमें लाइट जो है असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पर कंसीडर की जाती है और ये एक ट्रांसवर्स वेव है। स्पेसिफिकली बात करें, टेक्निकली बात करें तो ये असल में एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली होते हैं, 90 का जाविया बना रहे होते हैं आपस में और प्रोपागेट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस तरह प्रोपागेट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस सूरत को हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं और इसकी जो स्पीड होती है वो वही होती है जो नॉर्मली लाइट की स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट के तौर पर। बट स्पीड इन मीडियम की अगर बात करें तो ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम पर कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ओके, फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लाइट के ही आगे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे तो उनमें जो सबसे पहला फिनोमेना हमें देखने को मिलता है यानी कि अगर लाइट किसी ऐसी सरफेस से टकराती है जो ओपेक है जिसमें से लाइट गुजर नहीं सकती तो लाइट बेसिकली तीन तरह से बिहेव करती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो लाइट वेव है वो उस रिजिड सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आती है और इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये जो नॉर्मल है ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर वाक़ई होनी चाहिए, यानी कि ये हमारा प्लेन है और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। और सेकंड ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो शो करेगी और उसी मीडियम के अंदर वापस लौट जाएगी जिस मीडियम से वो आई है। अब इसकी दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक को हम रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, दूसरी को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस से होती है यानी कि लाइट रेज जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी एंगल के साथ ही रिटर्न हो जाती हैं। बट अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये रफ सरफेस से होती है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता क्योंकि सरफेस रफ है, अप एंड डाउन है, तो रिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हर रे का डिफरेंट होगा और लाइट जो है वो एक विदाउट एनी पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और इस सूरत को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, बात कर लेते हैं जी इसी रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन को जो कि प्लेन मिरर से बनती है। आम जो मिरर, जो डोमेस्टिक मिरर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जब आप खुद को अपना इमेज उसके अंदर देखते हैं तो वो असल में रिफ्लेक्शन को ही शो कर रहा होता है। और यहाँ पर जो इमेज बनेगा उसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो विजुअल होगा यानी कि उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, इरेक्ट होगा, अपराइट होगा यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में जो है वो इमेज बनेगा। बट इसका साइज भी सेम होगा, बट ये लेफ्ट टू राइट रिवर्स होगा यानी कि अगर आप अपना इमेज देख रहे हैं तो आपका राइट जो है वो आपका लेफ्ट बन चुका होगा इमेज के अंदर और आपका जो लेफ्ट है वो राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है वो इन्वर्टेड इमेज होगा। बाकी इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा और अपराइट होगा और जो है उसका डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का और डिस्टेंस ऑफ जो इमेज है वो सेम होगा। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन से हमें मिलती है। अच्छा, तो दूसरा फिनोमेना इसका आ जाता है जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये बेंडिंग ड्यू टू द स्पीड चेंज। अब होता क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम से लाइट आ रही है ये उसी मीडियम में वापस हो जाती है, बट रिफ्रैक्शन के अंदर डिफरेंस ये आता है कि जब मीडियम चेंज हो जाता है यानी कि लाइट जब किसी लाइटर मीडियम से डेंसर में या डेंसर से लाइटर मीडियम में जाती है
तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है, अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइटर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो यू कैन सी कि जो एंगल है वो थोड़ा सा कम हुआ है और लाइट जो है वो थोड़ी सी बेंड हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल पोजीशन, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा उसकी तरफ मूव कर रही है। बट इसी का ही ऑपोजिट होता है, अगर लाइट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो मूव कर जाएगी। तो ओवरऑल लाइट जब भी किसी ऐसे मीडियम में शिफ्ट होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी करता है, तो लाइट जो है वो अपने मीन पाथ से या अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाएगी, डेविएट कर जाएगी, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रूल्स क्या है, एंटरिंग डेंसर मीडियम लाइटर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर लाइटर से डेंसर, ये जो आपको ये ग्लास स्लैब है, यानी कि अब हवा जो है वो लाइटर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट इसके अंदर एंटर होगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो वो मूव करेगी। बट ऑन द अदर हैंड जब डेंसर से लाइटर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो मूव करेगी। और ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्नेल्स लॉ आ जाता है। स्नेल्स लॉ असल में कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का। इसको आप इस फॉर्म में भी देखते हैं, n1 ओवर n2 साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1। ये दो डिफरेंट मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है उनके दरमियान एक कंपैरिजन है और इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मीडियम। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करता है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हम यहाँ पर प्लेस करके उनका जो क्वांटिटेटिवली एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ एक्चुअली क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है फॉर द रिफ्रैक्शन, जब लाइट जो है वो दो डिफरेंट मीडियम में ट्रांसफर हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि रिफ्रैक्शन के अंदर जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, डेंसर से लाइटर में जाती है या लाइटर से डेंसर में, तो जो बीम है वो थोड़ा सा नॉर्मल से परे हट जाती है। अब अगर हम जो इंसिडेंट एंगल है उसको बढ़ाते जाएं तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लाइट जो है इसका ऐसा इंसिडेंट एंगल आएगा जिस पर लाइट जो बिल्कुल सरफेस ऑफ दैट मीडियम पर आ जाएगी। अब इस सूरत को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं कि जब लाइट जो है वो बिल्कुल उसी मीडियम की सरफेस के साथ मूव करना शुरू कर देती है। अब अगर आप इस पोजीशन से फर्दर एंगल को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, लाइट वापस रिटर्न हो जाएगी उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई थी, और इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि लाइट उसी मीडियम में वापस आ रही है। और इस एंगल को जिस पे लाइट वापस आ रही है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और यही फिनोमेना लीड आगे करता है फाइबर ऑप्टिक की इन्वेंशन में। अच्छा जी, अब क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जहां पर जो लाइट है वो बेंड हो जाती है विद द सरफेस या अपने नॉर्मल के साथ जो है वो 90 का एंगल बना लेती है। और इसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो sin थीटा n2 ओवर n1 है, जहां पर n2 और n1 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं उन बोथ मीडियाज के जिसके अंदर आप उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, 48.8। क्राउन ग्लास के लिए, डायमंड के लिए सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है वो दिए गए हैं जिस पर लाइट जो है वो वापस अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, इसी की आगे एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही ऑप्टिकल फाइबर, एक इन्वेंशन, एक ऐसी इन्वेंशन है जिससे कम्युनिकेशन की दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया था। अब होता क्या है इसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इसके ऊपर जो है वो बाहर जो है वो आपके पास एक रबड़ की या प्लास्टिक की एक जैकेट होती है, उसके बाद क्लैडिंग होती है और इन द सेंटर या हमारे पास कोर में एक ऐसी ट्यूब होती है जिसको हम स्पेसिफिकली ग्लास से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से
बनाते हैं। और ये क्या करती है कि जब आप लाइट इसके अंदर इस एंगल पर इसके अंदर एंटर करवाते हैं कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करते हुए दोबारा उसी ही मीडियम में वापस आ जाती है एंड अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करती है। और इस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट सिग्नल है वो इसी ट्यूब के अंदर रहता है और उस लाइट सिग्नल के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भिजवा सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि काफी सारे लाइट सिग्नल्स को डिफरेंट एंगल्स पर जो है वो एंटर किया जा सकता है, तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है वो सिंगल टाइम में जो वो डिलीवर की जा सकती है, इसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। अब इसके अंदर जो कोर का कमाल जो है वो इस कोर के ग्लास का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई रखा जाता है ताकि जो लाइट है वो इसी के अंदर ही स्टे करे। फायदा इसके जो एडवांटेजेस उसकी बात करें तो इसकी बैंडविड्थ हाई है, यानी कि लाइट फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसको कैरी करके ले जा सकती है। स्पीड ज्यादा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इसमें एज अ सिग्नल कैरियर इस्तेमाल हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो ट्रांसमिशन है वो भी जल्दी की जा सकती है। ये EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है उससे इम्यून है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, तो जो सिग्नल है वो इसमें डिस्टर्ब नहीं होता। सिग्नल का लॉस ज्यादा नहीं होता क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो सिग्नल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो बिहेव करता है और सिग्नल जो है उसके लॉसेस बहुत कम होते हैं और बहुत ही लाइटर या फ्लेक्सिबल होता है, कैरी करना इंस्टॉल करना आसान है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हाइट लाइट जो है वो अपने स्पेक्ट्रम में स्प्लिट कर जाती है। देखिए जब आप किसी लाइट को व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म में से फॉल करवाते हैं तो वो उसके जितने भी कलर्स हैं वो उसमें स्प्लिट हो जाती है अपने जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो अपनी लाइट का अपने स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाना जब वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी करता है वेवलेंथ के साथ, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ जो वो डिफरेंट होगी, इस वजह से जो कलर्स हैं वो अलग अलग यहाँ पर हमको नजर आते हैं। अगर हम बात करें जो वायलेट कलर है, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर, और इस तरह ये ऊपर बढ़ती जाती है। और सबसे हाई जो है वेवलेंथ जो है वो रेड की है, ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का ये जो बैंड है, ये स्पेक्ट्रम है, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट का ये स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसको हम जो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बाय नेचर। रेनबो जो आफ्टर द रेन फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर भी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, उसमें से लाइट जो वो डिस्पर्स होती है और अपना स्पेक्ट्रम जो है वो शो करवाती है। तो इस फिनोमेना को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ये असल में एक सफियर का हिस्सा होते हैं कि अगर आप एक सफियर लें और उसका एक हिस्सा कट कर लें, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये जो हिस्सा उसका है इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसी वजह से इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं क्योंकि ये एक सफियर का पार्ट होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक हम कनकेव मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर, दूसरे को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कनकेव और कन्वेक्स में क्या फर्क होता है? जो कनकेव मिरर है उसकी जो इंटरनल सरफेस है, इंटरनल कर्व है, वो रिफ्लेक्टिंग होती है, जबकि जो कन्वेक्स है उसकी एक्सटर्नल सरफेस जो है वो कन्वेक्स होती है। अब इसको जो कनकेव मिरर है इसको हम जो है वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइट इस पे फॉल करती है, आपने देखा होगा जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी की स्पेसिफिकली, वो उसके अंदर कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, डूम की शेप का। जब लाइट इस पे फॉल करती है तो ये उसको अपने फोकस पॉइंट पर सारी लाइट को फोकस कर देता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है, जो इस पर लाइट फॉल करती है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। फीचर्स की बात करें, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है कनकेव मिरर की इंटरनल सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, जबकि कन्वेक्स की जो आउटर कर्व जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। पैरेलल रेज की बात करें, कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है फोकस पॉइंट के ऊपर, कन्वेक्स की बात करिए डाइवर्ज करेगा अवे फ्रॉम द फोकस। और फोकल लेंथ की बात करें, जो कनकेव मिरर उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जबकि कन्वेक्स की जो है वो माइनस होती है, R/2। इमेज की बात करें, जो कनकेव मिरर बनाता है वो रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, जबकि जो कन्वेक्स मिरर है
वो विजुअल इरेक्ट और डिमिनिश यानी कि मध्यम होती जो पिक्चर है या छोटी पिक्चर जो है वो बनाता है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर को डिफर करते हैं। अमूमन इससे रिलेटेड एक आधा एमसीक्यू जो है वो एग्जाम में अक्सर आ जाता है इनके फीचर्स से रिलेटेड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी मिरर इक्वेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जितना भी मैथमेटिकल है रिलेटेड टू द मिरर्स उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ये फॉर्म भी आपने देखी होगी या अमूमन आपने इसको इस सूरत हाल में भी देखा होगा, 1/f और 1/p प्लस 1/q। अब f क्या है? फोकल लेंथ है। जो डी ओ है ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या पी जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। डी आई जो है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। तो इसकी मदद से जो तीन एंटिटीज हैं यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जिसको आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन तीनों एंटिटीज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको उनमें से कोई सी दो गिवन हो। और इसकी मैग्नीफिकेशन के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या नेगेटिव साइन में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको हम मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला कहते हैं। और जितनी भी मिरर से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो इसी फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट की जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी जो समरी है इसकी इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वांटिटीज हैं, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होगी वो यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी? वो फोकल पॉइंट पर बनेगी। इमेज कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और जो वो हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी होगी मैग्निफिकेशन उसकी। बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है तो जो इमेज है वो फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान बनेगा। रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा। अगर तो वो पड़ा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा। और अगर ये फोकल पॉइंट और कर्वेचर के दरमियान पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे बनेगा। जो इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा। और अगर ये फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसका जो इमेज है वो इन्फिनिटी में बनेगा। और अगर ये फोकस पॉइंट के अंदर पड़ा है तो मिरर के बिहाइंड बनेगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और इनलार्ज होगा। तो इनसे रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह पर पड़ा है तो उसका इमेज कहां बनेगा, और अगर इमेज इस जगह पर है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। अच्छा, कन्वेक्स मिरर की बात कर ले अगर हम इमेज फॉर्मेशन की, तो एज यू कैन सी यहाँ पर अगर आप रे डायग्राम बनाना चाहते हैं कन्वेक्स मिरर की तो आप इसमें सबसे पहले एक जो रे लेंगे वो लेंगे आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे ये टकराएगी कन्वेक्स मिरर के ऊपर तो इसकी जो डाइवर्जेंस जो है वो इस तरह से होगी कि इसका इनलार्ज पार्ट जो है वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगा। यानी कि इसकी अगर आप एंगल ऑफ डाइवर्जेंस निकालना चाह रहे हैं कि ये किस तरफ को जा रहा है तो वो आप इसके फोकल पॉइंट से लाइन को जब वो बढ़ाते जाए तो आपको इसकी जो डायरेक्शन है वो पता चल जाएगी ये किधर को रिफ्लेक्ट होगी। सेकंड बीम जो है वो आप इस तरह से लें कि ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो है वो जाके मिले, उसको इनलार्ज करें तो इस डायरेक्शन में इसकी आ जाएगी। और जहां पर ये दोनों लाइनें मीट करेंगी उस पॉइंट पर आपका जो इमेज है वो फॉर्म होगा। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पर पड़ा हुआ है तो आपकी इमेज फॉर्मेशन वहां बनेगी जहां पर ये दोनों रेज जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पॉइंट पर जो इमेज है वो कन्वेक्स मिरर की सूरत में बनेगा। अब जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आप ऑब्जेक्ट को जहां पे मर्जी रख लें, जो आपका इमेज है वो मिरर के बिहाइंड बनेगा और बिटवीन द पोल और फोकस के दरमियान जो है वो बनेगा। यानी कि आपका इमेज हमेशा पोल और फोकस पॉइंट के दरमियान में बनेगा। इमेज वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और डिमिनिश यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से उसका साइज क्या होगा वो छोटा होगा। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज है जो कन्वेक्स मिरर के साथ एसोसिएट होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी लेंसेज की। तो लेंसेज क्या होते हैं?
लेंसेज भी दो तरह के होते हैं, एक को हम कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, दूसरे को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डिफरेंसेस में क्या है, जो कन्वर्जिंग लेंस है या कन्वेक्स लेंस है वो सेंटर से मोटा और किनारों से पतला होता है, जबकि जो कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस है वो सेंटर से बारीक और किनारों से मोटा होता है। अब अगर इनके फीचर्स की बात करें, शेप जैसे कि मैं बता चुका हूं, थिक एट द सेंटर कन्वर्जिंग लेंस जो है, और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, थिन एट द सेंटर। जो पैरेलल रेज का इफेक्ट है, जैसे कि हमने जो मिरर्स में भी देखा था कि ये कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये सारी की सारी लाइट को अपने फोकस पॉइंट पर जब वो कन्वर्ज करता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास डाइवर्जिंग या कनकेव लेंस है वो उसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, डिस्पर्स कर देगा डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। फोकल लेंथ की बात करें तो कन्वेक्स जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कनकेव लेंस की जो वो नेगेटिव होगी। इमेज की बात करें तो कन्वेक्स लेंस की रियल और वर्चुअल इमेज होगा, रियल और वर्चुअल होगा, और जबकि जो कनकेव है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, और ओरिजिनल साइज से छोटा इमेज जो है वो बनाएगा। तो ये सब बेसिक पैरामीटर्स हैं लेंसेज के, कन्वेक्स और इसके कनकेव लेंस के। अच्छा, ये लेंस इक्वेशन की बात करें, जिस तरह हमने मिरर इक्वेशन पढ़ी थी, सेम वही हमारे पास लेंस इक्वेशन इस्तेमाल होती है, और इसकी मैग्निफिकेशन के लिए भी हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपकी जो लेंसेज के हवाले से जितनी भी कैलकुलेशन है वो इस इक्वेशन से जो आती है, किसी भी सिनेरियो में आपको दिया जा सकता है। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको फोकल लेंथ बताकर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस बताकर जो थर्ड ऑप्शन है वो पूछा जा सकता है वो कितना होगा। तो ये फॉर्मूला जो उसके के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली जो मैग्निफिकेशन है वो उसके लिए भी ये फॉर्मूला जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। अच्छा जी, ओके, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ जाती है जी इमेज फॉर्मेशन समरी। लेंसेज के हवाले से जैसे कि हमने मिरर की समरी देखी थी, वैसे लेंसेज की भी यहाँ पर समरी है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे तो आपका इमेज जो है वो कहां बनेगा। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, आपका इमेज जो फोकल पॉइंट पर बनेगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, पॉइंट इमेज होगा। उसके बाद अगर आप टू फोकल लेंथ 2f है, टू फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज है वो फोकल जो सिंगल फोकल लेंथ f और 2f के दरमियान बनेगा। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश यानी कि साइज में छोटा होगा, 2f पर रखेंगे तो इमेज भी 2f पर बनेगा, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का होगा। इस तरह ये सारी जो आप देख सकते हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस में जो इमेजेस है उनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं कि अब दो लाइट रेज अगर आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो देन क्या होगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस का पैटर्न जो वो देखने को मिलता है। उसके लिए एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट जो है वो इस्तेमाल किया गया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर जो है वो एक सोर्स ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया गया, उसके आगे जो वो डबल स्लिट्स रखी गई थी, और उसमें से जब लाइट रेज निकलती हैं तो वो आपस में जो है वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है वो बिहेव करती हैं। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था साउंड वेव्स के अंदर भी, इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना जिसमें दो वेव्स जो है वो आपस में इस तरह से मिलती हैं कि वो या तो एक दूसरे को सपोर्ट करती है या एक दूसरे को अपोज करती है। अगर वो सपोर्ट करे तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट ना करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। साउंड की कंडीशन में हमने ये देखा था कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो उस सूरत में जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, साउंड की लाउडनेस जो है वो ज्यादा हो जाती है। बट अगर लाइट की सूरत में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अलामत ये है कि जो है आपको ब्राइट फ्रिंजेस यानी कि आउटपुट पर लाइट मिलती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो आउटपुट है वो प्लेन होती है, यानी कि वहां पर लाइट नहीं होती, वो डार्क आपको जो है वो प्लेस मिलती है, डार्क फ्रिंज आपको जो है वो मिलती है। तो जब डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया गया तो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न जो देखने को मिला वो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस थी, जिससे ये पता चल रहा था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब उसके लिए जब वो कैलकुलेशंस की गई और जो कंडीशंस निकाली गई वो क्या कंडीशंस थी कि जैसे अगर हम इन दो जो लाइट रेज जो यहां से निकल रही हैं जब ये ट्रेवल करती हैं
तो इन दोनों के दरमियान एक पाथ डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। अब ये पाथ डिफरेंस के लिहाज से ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रे है वो ज्यादा पाथ कवर कर रही है और ये वाली रे जो है वो कम पाथ कवर कर रही है। तो जो इनमें पाथ डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा कि आउटपुट पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। उसके लिए क्या है कि अगर आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, यानी कि लैम्डा का जो m है वो 0 1 2 3 एक कंप्लीट वेवलेंथ का डिफरेंस आता है, देन आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ऑन द अदर हैंड अगर ये m की वैल्यू हाफ हो जाती है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू हाफ हो जाती है, यानी कि हाफ की सूरत में 1/2 लैम्डा 3/2 लैम्डा इस तरह की वैल्यूज आती हैं, तो देन आपके पास जो वो डार्क फ्रिंज आएगी जिसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इट मींस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस ऑफ दीज रेज। अगर इन दोनों के दो रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वी विल हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन द ब्राइट फ्रिंज, और अगर ये पाथ डिफरेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो देन वी विल हैव अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड आउटपुट विल बी अ डार्क फ्रिंज। तो इसको हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी असल में वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है, बट इसमें फर्क ये होता है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो स्लिट्स है वो बहुत ज्यादा होती है, 1000 की सूरत में जो है वो पर सेंटीमीटर पर ये स्लिट्स होती हैं, और रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, चूंकि स्लिट्स ज्यादा हैं तो जो इंटरफेरेंसेस के पैटर्न है वो भी ज्यादा होंगे, तो इसमें हमें शार्प जो है वो मैक्सिमा यानी कि शार्प डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो हमें नजर आती हैं। और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है वो क्योंकि मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होती हैं, मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होती हैं, तो जब मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस एक ही पॉइंट पर होंगी तो बहुत ज्यादा ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, जब मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस एक जगह पर होंगी तो वहां पर हमें डार्क फ्रिंज नजर आएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी पीक डिफरेंट है, यानी कि उनकी ब्राइटनेस में डिफरेंस आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि इस पॉइंट पर जितनी रेज आ रही हैं वो सारी की सारी आपस में मल्टीपल टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जो वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट इज वाई यहां पर आपको जो उसकी पीक है ब्राइट फ्रिंज की वो ज्यादा नजर आएगी। और उसकी वजह यही है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम 2 स्लिट्स की बजाय थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स पर सेंटीमीटर जो वो लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेज बनती हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। दैट इज व्हाई यहां पर हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। जैसे कि हम पीछे देख चुके हुए कि लाइट रे जो है, लाइट जो है वो दो फील्ड आपस में चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जो लाइट सोर्स होता है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जो वो लाइट्स है उनको प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी कि उसके जो फील्ड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में पूरे सर्कल पर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। बट हम अगर उसके आगे कोई इस तरह की स्लिट या पोलराइजर रख दें जो उस ट्रांसमिटेड लाइट के को सिर्फ एक ही जो है वो प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दे और बाकी सबको फिल्टर आउट कर दे, तो इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि कन्फाइनिंग द वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स टू अ सिंगल प्लेन, यानी कि बाकी सारे प्लेन्स की लाइट को फिल्टर आउट कर देते हैं, सिर्फ एक प्लेन की लाइट जो है वो वाइब्रेशन जो है वो पास कर सकती है। इसको हम जो है वो पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता होता है कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्यों नहीं कर सकते, ट्रांसवर्स वेव को ही क्यों कर सकते हैं। तो रीजन ये है कि उनकी वाइब्रेशन जो है वो ऑलरेडी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, यानी कि वो इस डायरेक्शन में उसकी जो है वो वेव प्रोपगेट कर रही होती है और उसी डायरेक्शन में उनकी मोशन है, तो आप उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते। ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर वेव के पार्टिकल अप एंड डाउन हो, तो देन आप फिल्टर लगा सकते हैं जो उसको रोक सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब इसमें जो पोलराइजेशन के मेथड है तो 4 तरह के यहाँ पे मेथड है। एक पोलराइड फिल्टर है जिसमें आप सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो अलाउ करता है किसी एक प्लेन की तरफ, यानी कि आप उसके आगे पोलराइजर इस तरह के रखते हैं जो सिंगल प्लेन की डायरेक्शन में जो लाइट है उसको पोलराइज कराता है। देन
रिफ्लेक्शन है कि एट ब्रेविस्टर्स एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, कि आप एक स्पेसिफिक एंगल पर लाइट को जब वो रिफ्लेक्ट करवाते हैं जहां पर लाइट जो है वो सिर्फ एक खास प्लेन में ही रिफ्लेक्ट हो सकती है, और उस एंगल को आप ब्रेविस्टर्स एंगल्स कहते हैं। उसके बाद डबल रिफ्लेक्शन है या बायरिफ्रेंजेंस है, जिसके अंदर आप क्या कहते हैं, कैलकुलेट स्प्लिट लाइट इनटू टू पोलराइज्ड बीम, कि आप उसको लाइट को जब वो स्प्लिट करते हैं, दो दफा रिफ्लेक्शन करवाते हैं ताकि वो किसी एक प्लेन की तरफ जो रिफ्लेक्ट हो सके। लास्ट इज द स्कैटरिंग, कि आप स्कैटर्ड लाइट को स्काई से जो आती है उसको पार्शियली पोलराइज करके जो लाइट हमारे पास आती है सूर्य से, वो भी एक्चुअली पोलराइज होकर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उस लाइट को पोलराइज कर देता है। तो इन चार तरीकों से जो लाइट है वो पोलराइज की जा सकती है, और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप उसको किसी एक प्लेन पर अगर स्पेसिफाई कर दें वो पोलराइज लाइट कहलाती है। अच्छा, अब उसके बाद एक मोल्स लॉ यहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट बिफोर द पोलराइजर और आफ्टर द पोलराइजर, डेफिनेटली जब आप बिफोर द पोलराइजर लाइट जब वो चारों डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी, और जब वो पोलराइजर से क्रॉस होकर किसी एक प्लेन पर कन्फाइंड हो जाती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। और इस चीज को एक्सप्लेन करता है मोल्स लॉ बाय दिस फॉर्मूला I इज इक्वल टू I नॉट कोस स्क्वायर थीटा। और यहां पर ये जो I है सॉरी जो थीटा है वो असल में एंगल ऑफ द पोलराइजर है, कि आप लाइट के सामने जो पोलराइजर उसको किस एंगल पर रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पोलराइजर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने है, परपेंडिकुलर है अपने उसके लाइट सोर्स के सामने, तो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और जैसे जैसे ये एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। और इस चीज को एक्सप्लेन करता है मोल्स लॉ। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जीरो एंगल, यानी कि जब बिल्कुल वो उसके सामने है, दोनों सोर्स और लाइट पोलराइजर जो वो पैरेलल है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, I और I नॉट इक्वल होंगे। जैसे आप एंगल चेंज करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, 90 पर जाएंगे तो ये जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एंगल जो वो डिपेंड कर रहा है cos थीटा के साथ, एंड cos थीटा इज मैक्सिमम एट 0 एंड मिनिमम एट 90 डिग्री। तो इसको जो मोल्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि विद द चेंज इन द एंगल ऑफ द पोलराइजर जो आपके आउटपुट है, इंटेंसिटी है लाइट की, वो डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद हमारे पास पोलराइजेशन की एप्लीकेशंस है, जैसे कि सन ग्लासेस है। पोलराइज सन ग्लासेस जो है वो हार्मफुल जो या शार्प जो वेव लाइट्स है उनको रोकती हैं। एलसीडी स्क्रीन जो है वो पोलराइज को इस्तेमाल करते हुए जो वो आउटपुट देती है। स्ट्रेस एनालाइजर्स हैं जो आपकी जैसे इस पैनल के ऊपर जो लाइट इस पे से एमिट हो रही है वो डिफरेंट कलर शो करवाती है, जो कि आपको डिफरेंट बिहेवियर दिखाती है कि किस पॉइंट पर जो मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है। 3D मूवीज देखने के लिए जो आप ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं वो भी एक्चुअली पोलराइजर्स होते हैं, दो डिफरेंट प्लेन्स के, जो आपको डिफरेंट तरह की लाइट को कंसीव करने का जो एक्सपीरियंस है वो देते हैं। तो ये सारी जो है वो एप्लीकेशन है पोलराइजेशन की। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी, हमारा लास्ट सेक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखें तो सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट और फ्री जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज आई, ह्यूमन आई। अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो कि लाइट को रिसीव करता है और उसकी इमेज जो है वो हमारी आंख के अंदर बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये कॉर्निया आगे होता है, हमारे पास यहाँ पर लेंस होता है। लेंस जो है वो आयरिस के जरिए ओपन होता है और सैलरी मसल के साथ ये अटैच होते हैं। सैलरी मसल लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करके उसके फोकस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ नीचे रेटिना पर आकर ये लाइट सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर रॉड और कोन सेल्स होते हैं जो लाइट जब इस पे ऊपर फॉल करती है तो इसका इमेज यहाँ पर बनता है जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो ब्रेन को जो है वो परसीव होता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारी आई जो है वो एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो लाइट को रिसीव करके उसके इमेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। अच्छा, यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, दैट इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है जहां पर आप किसी चीज को क्लियरली डिस्टिंक्ट देख सकते हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी आंख के करीब करते जाए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से आगे वो चीज आपको ब्लर होनी शुरू हो जाएगी, उसको हम नियर पॉइंट कहते हैं। और ये 25 सेंटीमीटर पर होता है, क्योंकि आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर तक आप चीजें जो है वो क्लियर देख सकते हैं। दूसरा जो है वो
फार पॉइंट है ये फारदेस्ट पॉइंट, यानी कि दूर तक जो आप देख सकते हैं, तो एक हेल्दी आई जो है वो इंफिनिटी तक देख सकती है। दैट इज वाई इसका जो फारदेस्ट पॉइंट है वो इंफिनिटी होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूं कि इस लेंस की, जो हमारा आई का लेंस है, इसकी फोकल लेंथ चेंज की जा सकती है। जैसे हम इसको जूम इन फोकस कर सकते हैं किस तरह से कि जो इसके साथ सेलरी मसल्स ये अटैच होते हैं, ये लेंस को ऐसे इकट्ठा या लंबा करके उसकी जो फोकल लेंथ चेंज कर देते हैं, ताकि बहुत ज्यादा रोशनी में या दूर की चीजें देखने में या नजदीक की चीजें देखने के हिसाब से ये आई जो है वो अपने आप को एडजस्ट करती है। अच्छा, उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन की अगर हम बात करें तो मेजरली दो बड़े डिफेक्ट्स होते हैं जिनको मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिनमें मायोपिया ये शॉर्ट साइटेडनेस है। इसमें क्या होता है कि आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो आई बॉल है उसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए आई बॉल जो वो लंबा हो जाता है और जो इमेज है वो बजाय रेटिना पे बनने के वो उससे पहले ही बन जाता है। तो इस सूरत को सेट करने के लिए कनकेव लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, और कनकेव लेंस वाले जो चश्मे हैं वो दोबारा इमेज को रेटिना पर पहुंचाते हैं। दूसरी जो कंडीशन है जैसे हाइपरमेट्रोपिया, इसमें जो आई बॉल है वो सिकुड़ जाता है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है और इमेज जो है वो आई बॉल के परे, यानी कि रेटिना के ऊपर बनने के बजाय उससे पीछे जाके बनता है। तो इस सूरत के लिए हम कन्वेक्स लेंस वाले चश्मे इस्तेमाल करते हैं, जो कि इमेज को दोबारा जो है वो रेटिना के ऊपर जो है वो बनाते हैं और उसको देखना जो वो आसान हो जाता है। तीसरा जो है वो प्रेसबायोपिया है। प्रेसबायोपिया क्या होता है? लॉस ऑफ लेंस फ्लेक्सिबिलिटी विद एज, यानी कि इसमें जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, लेंस जो है वो सिकुड़ता या फैलता नहीं है, फोकस नहीं कर पाता। इसको हम जो है वो प्रेसबायोपिया कहते हैं, और ये अमूमन होता है विद द एज। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनकी आंखों में ये लचक जो वो खत्म हो जाती है। तो इस सूरत हाल में जो बायफोकल लेंसेज जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, बायफोकल, ताकि वो दूर के और नजदीक की चीजों को जो है वो आसानी से देख सके और लेंस की वो जो स्ट्रेचनेस है वो बहाल हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो है वो एक लेंस इस्तेमाल करते हैं, सिंगल लेंस वाली ये माइक्रोस्कोप है, जिसको हम एक कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और ये उस ऑब्जेक्ट को जो वो इनलार्ज करके हमें जो दिखाता है। एक सिंपल कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हम आमतौर पर जो मोहब्बत सा वो जो लेंस इस्तेमाल करते हैं, हेल्ड लेंस भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो इसकी सूरत में जो मैग्नीफिकेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, m = 1/n/f। और अगर इमेज जो वो इन्फिनिटी पर हो तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन n/f इस्तेमाल करते हैं, और इस फार्मूले की मदद से हम उस लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल इमेज को कितना बड़ा करके दिखा सकता है। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस इस्तेमाल करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे पास जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, और इसमें जो आईपीस लेंस है वो स्लाइटली बिगर देन जो वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और इस सूरत हाल में हमारे पास डबल डाइवर्जेंस जो वो नजर आती है, जिसकी वजह से इमेज सिंगल के बजाय डबल होकर हमें जो वो नजर आता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ जो वो शॉर्ट होती है, रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनाता है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज होगी वो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल आईपीस लेंस की जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगी, वो उसको फर्दर इनलार्ज करके जो वो दिखाएगा, जो कि लॉन्गर फोकल लेंथ वाला लेंस होता है और मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल करता है रियल इमेज के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो ट्यूब की लेंथ है, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर उसको हम ऊपर और नीचे जो है वो कर सकते हैं ट्यूब को, क्योंकि ट्यूब के ऊपर जो हमारे पास आईपीस लेंस होता है और ट्यूब के नीचे जो वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो हम उन दोनों लेंसेज का डिस्टेंस जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के दरमियान, ये भी मैग्नीफिकेशन को क्लियर करने के लिए जो वो इस्तेमाल होता है। अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है उसको हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, m = -L/, फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और n/, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। और जो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है वो इस चीज को शो कर रहा है कि जो फाइनल इमेज होगी वो क्या होगी, वो इन्वर्टेड इमेज होगी। तो इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसों को इस्तेमाल करते हुए हमें मैग्नीफाइड और एनलार्ज इमेज
दिखाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। इसके अंदर भी दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए, जैसे हमारे पास ये प्लैनेट्स हैं, स्टार्स वगैरह जो है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसमें भी दो लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीएस लेंस है। यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस ऑफ द साइज। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बहुत बड़ा होता है और जो आईपीएस लेंस है वो छोटा होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, जो रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है और उस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है और रियल इमेजेस को ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है। और इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो हम इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। और यहां पर भी नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एक इन्वर्टेड इमेज होगी। इसके अंदर भी ट्यूब की लेंथ जो है हम उसको वेरी करके जो है वो दूर वाले डिस्टेंसेस जो है उनको मजीद मैग्नीफाई वो कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्दर मूव करते हैं। ये हमारे पास एक मॉडर्न डेवलपमेंट है रिसेंटली जो ऑब्जर्व भी हुई और इसकी बेस पर रिसेंटली जो है वो एक नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया, दैट इज ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स सबसे पहले 1960 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है वो प्रपोज किया था कि ग्रेविटेशन असल में एक फैब्रिक है जिसके ऊपर जो मैसेज है वो कर्वेचर प्रोड्यूस करते हैं और उनकी वजह से जो वो उस फैब्रिक के ऊपर जो वो कर्ल्स भी आते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम दिया गया था। ये वो रिपल्स हैं उस फैब्रिक के ऊपर, स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर, जो उस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से, उसकी ग्रेविटी की वजह से उस फैब्रिक में प्रोड्यूस होते हैं और ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती हैं। और इनका जो सोर्स है वो एक्सेलरेटिंग मैसेज, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो पैदा होती है। और इसके जो वो तीन तरह के सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो कंटिन्यूअस सोर्सेज है, जो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स है, वो कॉन्स्टेंटली जो वो इस तरह के रिपल्स जो वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। उसके बाद कंपैक्ट बाइनरी इंस्पायरल है, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वाले चिप है। उसके बाद बर्स्ट टाइप ऑफ सोर्स है, जो सुपरनोवा जो स्टार्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और इन्हीं के डिटेक्शन पर जो है वो 2017 में जो वो नोबेल प्राइज दिया गया था रेनर वीज, बेनिश और किप थॉर्न को। रेनर वीज, बैरिश और किप थॉर्न, ये तीन बंदे थे जिन्होंने कंबाइनली एफर्ट की थी और लेजर्स को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट टाइम जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं उनको फिजिकली डिटेक्ट किया था। और इसी की बेस पर जो वो उनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का। जो इन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की थी उसको हम LIGO या लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चीजें पूछी जा सकती हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के हवाले से जो है वो नोबेल प्राइज कब दिया गया, किन को दिया गया, कौन सी टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की थी, वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, फर्दर हमारे पास ये आगे कंपैरेटिव एनालिसिस है डिफरेंट चीजों का, साउंड वेव्स का और लाइट वेव्स का और ग्रेविटेशनल वेव्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके नेचर, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके कंपैरिजन के लिए इस टेबल में दी गई हैं ताकि आप उसको इजीली जो वो अंडरस्टैंड कर सके। इससे यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वेव के, साउंड के, डॉपलर इफेक्ट के, स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल वगैरह सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर मौजूद हैं फॉर योर रिवीजन एंड फॉर योर अंडरस्टैंड। एंड थैंक यू सो मच। यहां पर हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।